सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्श्व से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम यहां पे पढ़ने वाले अपने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, जहां पे हम उसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म, उसकी कुछ एग्जांपल्स, रिएक्टिविटी, अल्कोहल का एडिशन और अमोनिया के एडिशन वाली चीज़ों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये हमारा इस चैप्टर का आज पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, पहले अपलोड हो चुका है, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से, हम शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट जरूर से कर लेना। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए मैं इस बार ग्रीन रख लेता हूँ। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मीथेनल जो होता है वो आपका एक गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो आपका मिथेनल होता है, मिथेनल का मतलब कि आपका जो ये होता है HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम मिथेनल के यहाँ पे कहते हैं। इसका एक और नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन इसका मिथेनल इसका आयुपैक नेम होता है। ओके, तो ये आपका गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और इथेनॉल जो रहता है वो आपका एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। फिर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये क्या पता नहीं लिखा गया है, ये इसको काट लीजिएगा, ये शायद आर होगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ग्रेटर देन दैट ऑफ hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses due to weak molecular association arising out of dipole-dipole interaction। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स की कंपैरिजन में। यहाँ पे वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन अराइज होता है एल्डिहाइड कीटोन में, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसेबल विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये बात तो देखिए बिल्कुल सही कही गई कि एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर, यानी कि जो आपका मिथेनल होता है, आपका जो इथेनॉल होता है, ये सब क्या करते हैं, ऐसे ये सब कंपाउंड जो हैं ये यहाँ पर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए वो पानी में आराम से मिसेबल होते हैं, आराम से घुल जाते हैं। इसलिए वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है, इसकी वजह से यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं वाटर के साथ। लेकिन यही बात जब हम हायर मेंबर में जाएंगे, यानी कि जब एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी, जहाँ पे 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, तो वहाँ पर फिर इनकी मिसिबिलिटी वाटर के साथ कम हो जाएगी, इसलिए फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ फॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर ये इमिसिबल हो जाएंगे वाटर में, हायर मेंबर्स। ओके, फिर क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्युबिलिटी जो रहती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके साइज़ की, यानी जितनी बड़ी आपकी साइज़ होती जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। साइज़ जितनी छोटी रहेगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़िया होगी। तो इससे यही कहा जाता है कि सॉल्युबिलिटी जो रहती है वो डिक्रीज़ करती है रैपिडली, जैसे जैसे हम अपनी एल्काइल चेन की लेंथ को यहाँ पर इंक्रीज करते जाएं। ओके, फिर क्या है कि लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर्स वेयर एज हायर वंस हैव लेस पंजेंट ऑर्डर एंड लेस फ्रेग्रेंट। यानी कि जो हमारे लोअर एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, जैसे आपका मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, एथेनोन हो गया, मिथेनोन हो गया, इन सब का जो ऑर्डर रहता है वो बहुत ही शार्प पंजेंट ऑर्डर इनका होता है। इनका ऑर्डर बहुत ही शार्प होता है और शार्प पंजेंट ऑर्डर इनका होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, हायर मेंबर पे हम पहुंचते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, तब उनका जो पंजेंटनेस जो रहती है, यानी कि पंजेंट ऑर्डर जो रहता है वो यहाँ पे कम होता जाता है, और इनकी फ्रेग्रेंस भी यहाँ पे कम हो जाती है। इसका मतलब कि हायर मेंबर जो रहते हैं वो लेस फ्रेग्रेंट होते हैं, और लोअर मेंबर जो रहते हैं वो ज़्यादा फ्रेग्रेंट होते हैं। फिर क्या है, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत अच्छे से सोल्यूबल होते हैं, वाटर के साथ इनकी मिसिबिलिटी नहीं शो करती है जब ये हायर मेंबर में हो। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन अगर हायर मेंबर हो चाहे लोअर मेंबर हो, कोई भी हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हमेशा सोल्यूबल रहेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे आपका यहाँ पे ईथर हो गया, फिर आपका यहाँ पे टोलुएन हो गया, तो इन सब में क्या रहता है, ये लोग फेयरली सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लेकिन वाटर में सिर्फ और सिर्फ लोअर वाले ही सोल्यूबल रहेंगे। अब हम यहाँ बढ़ चुके हैं अपने केमिकल रिएक्शंस की तरफ।
हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, फिजिकल बातें यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पे इसकी केमिकल बातें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। मैकेनिज्म में क्या रहता है, सबसे पहला कि न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। जो हम पोलर कार्बोनियल ग्रुप में जो हमारा कार्बन एटम होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। यानी ये जो आपका यहाँ पे कार्बोनियल ग्रुप होता है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो यहाँ पे कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस कार्बन पे ही सीधा अटैक मारता है। हमारा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आता है, नेगेटिव चार्ज लेके आता है एक ऐसे डायरेक्शन से जो कि अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर हो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के प्लेन के जो कार्बोनियल कार्बन का होता है। यानी हमारा कार्बोनियल कार्बन जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तब उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो उस कार्बन पे होता है, लेकिन वो कुछ इस डायरेक्शन में आता है जो हमारे कार्बोनियल कार्बन का जो प्लेन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो प्लेन होता है कार्बोनियल कार्बन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमारा न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करता है। फिर से बताता हूँ, कार्बोनियल कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो प्लेन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक मारता है, कार्बोनियल कार्बन के। फिर क्या रहता है, इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो रहती है कार्बन की sp3 में चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 की रहती है, ये फट से जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा ये चेंज होकर हमारी sp3 की हो जाएगी। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि sp3 में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी और फिर एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और जो नेट रिजल्ट फिर यहाँ पे आएगा वो ये होगा कि हमारा एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया और एक H+ आयन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के बीच में आके यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। तो मैं देखिए NCERT से आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है। अब यहाँ आपका जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे एक ए कंपाउंड है और फिर यहाँ पे आपका एक बी कंपाउंड है। कुछ इस तरीके से आपका एक कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, मैं NCERT की तरफ से आपको बता रहा हूँ। फिर क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक मारना है। अब इसके पास तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है जाएगा क्योंकि इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इसको और नहीं बढ़ाना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये सीधा इस पे अटैक मारेगा, ये यहाँ से अटैक मारेगा। ये जो यहाँ पे एक प्लेन बन रहा है, यहाँ पे जो आपका एक प्लेन बन रहा है, मैं यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करता हूँ, प्लेन परफेक्ट उतना शायद ना बने, तो ये आपका एक प्लेनर स्ट्रक्चर जो है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक मार रहा है। फिर अटैक मारने से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही चेंज हुई, फिर आपका ये जो ए है और इससे जो यहाँ पे बी जुड़ा हुआ है, अब यहाँ क्या होगा, इनके साथ न्यूक्लियोफाइल आके हमारा यहाँ पे लग गया है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमारा आके लग गया है और यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहले से ही बना हुआ है, वो पहले से था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट गया और ये हमारा यहाँ से स्टेप 1 जो है फिर ये कंप्लीट हुआ। और ये स्टेप 1 जो है ये स्लो स्टेप रहता है, स्लो स्टेप रहा है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, अब ये हो गया। अब कुछ इस तरीके का हमें एक इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने को मिल गया, ये हमारा एक इंटरमीडिएट है। तो ये हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन में जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट वहाँ पे फॉर्म होता है। और इंटरमीडिएट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे होता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट हमें देखने को मिल गया है। अब इसके बाद क्या होगा, अब बस कुछ नहीं होगा, अब इसके बाद स्टेप 2 होगा हमारा, जो कि हमारा फास्ट स्टेप होगा, यानी कि जल्दी जल्दी होगा। यहाँ से क्या होगा, H+ आयन आके हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा और H+ आयन जैसे ही जुड़ेगा, डबल बॉन्ड फिर से यहाँ से उजागर हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसा बनेगा, ये कुछ आपका यहाँ पे ऐसा ये बी था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे रह गया। ऐसे ही शायद कुछ बन रहा है। ये आपका फिर एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये अभी OH होगा, ये बॉन्ड अभी यहाँ नहीं है। ओके, तो हमारा H जो है वो आके यहाँ पे जुड़ गया है, इस बॉन्ड को थोड़ा कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा OH यहाँ पे अब बन गया और यही हमारा एडिशन प्रोडक्ट है जो यहाँ पे फॉर्म होना था इसमें। ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया।
तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया और हमारा H+ आयन जो है वो भी यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो ये हमारा यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब कैसा कंपाउंड बन रहा है वैसा आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा। ये जो क्रॉस मैंने बनाया है यहाँ पे डबल बॉन्ड मीन्स टूटा है, तो इसको यहाँ से हटा लें। ये बेसिकली आपका यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया है। ये बेसिकली आपको यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो जो यहाँ था अब वो यहाँ पे टूट गया है। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट गया है, कुछ ऐसा रह गया है। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। सबसे पहला होता है कि HCN का एडिशन। अब देखिए कैसे हो रहा है। ये आपका एक यहाँ पर कीटोन दिया हुआ है, ये आपका एक यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है। अब कीटोन में क्या है कि हमने यहाँ पे HCN का रिएक्शन करवाया। अब क्या हुआ, ये CN जो आपका एक न्यूक्लियोफाइल है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आके इसके साथ यहाँ पे अटैच हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे अटैच हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आके। फिर अब H+ आयन यहाँ पे आया और ये इसके साथ जुड़ेगा। अब H+ आयन के जुड़ने से क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे हाइड्रोजन के आने की वजह से अब चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। फिर कुछ इस तरीके का हमें एक कंपाउंड यहाँ देखने को मिल गया। यही हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की। इसका देखिए मैंने स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया है, मीन्स फोटो मेरे को यहाँ पे उतनी परफेक्ट नहीं मिल रही थी, तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैं काम करता हूँ, मैं कीटोन से ही शुरुआत कर देता हूँ। ये आपका क्योंकि मैंने पिछले बार भी कीटोन ही लिया तो इस बार भी कीटोन ही ले लेता हूँ। अब यहाँ क्या होगा, हमें यहाँ पे रिएक्शन करवाना है किसके साथ, NaHSO3 के साथ। NaHSO3 तो आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एक सेकेंड, ये आपका 3 होगा। ओके, अब क्या होगा, अब जो आपका यहाँ पर R है ये आपका एज इट इज रहेगा। फिर आपका ये C और इसके साथ जो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड टूटना है क्योंकि इसका एडिशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड टूटेगा। फिर एक R' यहाँ पे रहेगा और अब इसी कार्बन से आके जुड़ जाएगा हमारा OSO2Na। OSO2Na इसी को हम यहाँ पर कह सकते हैं NaSO3। NaSO3 आपका यहाँ से जो है वो जुड़ेगा। एक सेकंड, मैं शायद थोड़ा सा गड़बड़ थोड़ा सा बना रहा हूँ। आई थिंक वेट अ सेकेंड, एक मिनट। एक यहाँ पे आपका ये सही बना है, मुझसे शायद थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई, लेकिन बहुत भारी मिस्टेक नहीं थी, छोटी सी मिस्टेक थी। अब यहाँ क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक OSO2Na मान लीजिए यहाँ आ गया और एक O के साथ SO3H होगा। यहाँ पे मैंने फिर से गड़बड़ कर दी है, इसको आप ये आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, मैं आपको एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आपका OSO2H हो जाएगा और यहाँ पे ONA हो जाएगा, ये Na+ होगा। ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हमें यहीं से, अब मैं यहाँ से आपको रिएक्शन करा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं काम करता हूँ ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ से H+ आयंस का बस जुड़ना होगा। H+ आयंस हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। अब H+ आयंस जब यहाँ पे जुड़ेगा के तो यहाँ पर क्या होगा, आपका R ऐसे है, ये आपका C और ये R' रहेगा, ये आपका R' है और यहाँ से आपका ऑक्सीजन पे OSO2H रहेगा और यहाँ से आपका OH आके जुड़ जाएगा। OH आपका यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और Na आपका यहाँ चला जाएगा। Na आपका यहाँ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो गया है। ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन इसके वजह से, तो प्रोटॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ, रीअरेंजमेंट थोड़ा सा हुआ और फिर इस तरीके का हमें कुछ एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिल गया। इसको आप थोड़ा ढंग से ड्रॉ करके देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे रफली आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है, लेकिन आपको जो बेसिक यहाँ पे समझना है वो यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा। एक मिनट, ये N थोड़ा सा ज़्यादा वैसा हो गया, मैं थोड़ा सा रब कर ले रहा हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे रब कर दिया। अब यहाँ पे हम N ले लेते हैं और ये N आपका लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कैसे होता है एक कीटोन के ऊपर। मैंने कीटोन का लेके किया, आप चाहे तो एल्डिहाइड का भी लेके कर सकते हैं।
अब हम बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी की भी बात यहाँ पे होती है। रिएक्टिविटी में क्या है कि एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। यानी कि हमारा जो एल्डिहाइड रहता है वो कीटोन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कंसेप्ट में बात करते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है एल्डिहाइड में जनरली मीन्स बढ़िया होता है, मीन्स ज़्यादा अच्छा होता है, आप कह सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रीजंस और कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, कुछ स्टेरिक रीजंस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक रीजंस की वजह से एल्डिहाइड हमारा कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और स्टेरिकली फिर क्या होता है कि जो हमारा दो रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट कीटोन में रहता है ये हिंडर करता है न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को कार्बोनियल कार्बन पे आने में एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड हैविंग ओनली वन सच सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपका कीटोन होता है, ये आपका कीटोन जो होता है, ये जो आपका कीटोन होता है इसमें दोनों साइड पे दो लार्ज सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। यानी कि इधर मान लीजिए 5-6 कार्बन की चेन हो जाए, इधर भी 7-8 कार्बन की चेन हो जाए, तो बहुत लंबी कार्बन की चेन हो जाएगी, इसीलिए इसको लार्ज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कह रहा है। तो इन दोनों के वजह से क्या होता है, कीटोन में न्यूक्लियोफाइल जो रहता है उसको इस कार्बन तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। खुद सोचिए, जब न्यूक्लियोफाइल क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप्रॉक्स ये वहाँ पे अटैक मारेगा, लेकिन कार्बन की इतनी लंबी चेन जब वो देख लेगा, बहुत सारे कार्बन, मैं तो 5-6 कम बोल रहा हूँ और भी बहुत सारे कार्बन हो जाए, तब उस केस में इसका यहाँ पर आके डायरेक्टली अप्रोच करना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा, इसको थोड़ा समय लग जाएगा। और चाहे वो फिर लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, इसको बहुत सारे कार्बन यहाँ पे पहले देखने पड़ जाएंगे। लेकिन एल्डिहाइड में ये चीज़ बढ़िया होती है कि एल्डिहाइड में एक ही तरफ आपका कार्बन का चेन होता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है, ठीक है, सिर्फ इसी तरफ आपकी कार्बन की लंबी चेन हो सकती है, दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर कोई 10 और हाइड्रोजन आके नहीं लगने वाली, ये आपका एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। तो क्या रहता है कि तब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना काफ़ी आसान होता है इस कार्बोनियल कार्बन तक पहुंचने में। अब इधर मान लीजिए 5-6 कार्बन है तो इधर से नहीं जाएगा, फिर ये क्योंकि इसको सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही जाना है तो वो इस साइड से आ जाएगा, इस साइड से आएगा तो इसको सिर्फ हाइड्रोजन मिलेगा और फिर हाइड्रोजन से तुरंत ही आपका कार्बन कनेक्टेड रहेगा, फिर जाके वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच आसान होता है। एल्डिहाइड में आसान होता है, कीटोन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनियल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर। मतलब कि कहने का मतलब कि एल्डिहाइड क्यों कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दो लार्ज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोनियल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस ऑलरेडी कर देते हैं। मीन्स लंबे कार्बन की चेन होने की वजह से जो कार्बोनियल कार्बन होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंबे कार्बन की चेन कीटोन में पहले से ही कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देती है। बस इतना ही बात होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी में यहाँ पे बात नहीं होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर एल्कोहल्स का एडिशन एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि एल्कोहल को ऐड हम कैसे करते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है, अब इसमें हमने एक 2 डिग्री एल्कोहल को लिया हुआ है, ये आपका एक 2 डिग्री एल्कोहल है H+ यानी एसिड के प्रेजेंस में। फिर ये आगे जाके यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और एक R2O जो है वो एक ऐसे जाके लगेगा इस पोजीशन में, और दूसरा जो हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो H+ जो है वो इसके पास जाएगा ताकि यहाँ पे चार्जेस बैलेंस हो जाए, तो OH वहाँ लग जाएगा और R2O यहाँ पे लग जाएगा। फिर इस तरीके का आपको कुछ इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा और ये जो इंटरमीडिएट होता है इसे हम हेमी एसिटल यहाँ पे कहते हैं, आपका हेमी एसिटल होता है। और फिर यही सेम चीज़ हम फिर से वही रिपीट ही कर देंगे, फिर से 2 डिग्री एल्कोहल को डालेंगे H+ के प्रेजेंस में और फिर यहाँ से हमें एसिटल देखने को मिल जाएगा। एसिटल देखने का मतलब फिर ये हमारा कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, फिर हम इस पर फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तब हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का एसिटल कंपाउंड देखने को मिलेगा। हम जब भी अल्कोहल का एडिशन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराने के लिए तो हमें एसिटल ही मिलेगा, एल्डिहाइड में एसिटल ही मिलना है और वाटर जो है वो यहाँ से हमारा एलिमिनेट होके निकल जाएगा। सेम चीज़ आप चाहें तो कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, कीटोन के साथ भी आप यहाँ पे करके देखिए, कीटोन के साथ आपको क्या मिलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कीटोन के साथ भी इसका कैसा काम होने वाला है। ओके, अब सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि अमोनिया का एडिशन।
अमोनिया का एडिशन भी एक बार करके देख ही लेते हैं। तो आइए लेते हैं। ये आपका मैं मान लेता हूँ मैं कीटोन ही लेके चलूँ, क्योंकि कीटोन तक मैंने अभी तक बातें की हैं, तो मैं कीटोन ही लेके चलता हूँ। ओके, तो अब कीटोन में क्या है, कीटोन में हमने यहाँ पे अमोनिया का रिएक्ट करवाया। ये आपका एक अमोनिया है, मान लीजिए Z जो है वो हमारा कुछ नहीं बल्कि कार्बन ग्रुप को ही यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, कोई भी और कंपाउंड यहाँ पे Z हो सकता है। अब यहाँ क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड को तो तोड़ना है, हमें कुछ भी करके डबल बॉन्ड को तो तोड़ के हटा ही देना है, वो तो चला ही जाए। तब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ये ऐसे रहेगा, फिर आपका O के पास एक यहाँ पे H आ जाएगा, एक आपका यहाँ पे H आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका NHZ यहाँ पे लग जाएगा। कुछ इस तरीके का आपको एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। फिर फर्दर हम यही काम फिर से करेंगे, तब जाके हमें आगे क्या मिलेगा, हमें यहाँ से एक कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड Z। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे वापस हमें यहाँ पे फॉर्म होके मिल जाएगा। जब हम इसी सेम स्टेप को आगे करेंगे, मीन्स यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी डाल रहे हैं, H2NZ के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं H+ के प्रेजेंस में, तब हमें कुछ इस तरीके का करस्पॉन्डिंग एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है, और इसके साथ वाटर जो है वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का भी हमें अमोनिया में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अमोनिया का इस तरीके से कुछ यहाँ पे रिएक्शन चलेगा। बाकी अगर आपको इसको थ्योरी पढ़नी है तो आप NCERT में थ्योरी पढ़ सकते हैं, बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी हुई है। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो NCERT की बुक्स हैं, NCERT के बुक में आपको कुछ यहाँ पे N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड कीटोन के दिए होंगे, आप चाहें तो उन्हें भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करके देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक उसके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ, अगर आप चाहें तो तब तक के लिए अमोनिया की मैंने इतनी बातें कर दी हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। तो हम इसी के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले पे सेट जरूर कर लेना, और कमेंट करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं या आपको कुछ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो हम यहाँ पे कंटेंट को और बढ़िया कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी बातें आपके फेवर की होंगी वो हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। तो इतनी बातें हमने आज इस वीडियो में की हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ केमिकल रिएक्शन देख लिए। अब हम यहाँ पे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे फर्दर वीडियो में। अगर इस वीडियो में मैंने इसको कवर अप किया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर।